देख ये के जेक बोट क्लास 10 कर है नी, तीसरा पाठ है के भूगोल कर। ठीक, जल संसाधन पाठ करना है के और कर हमें अभ्यास कर सवाल जवाब के देखा हमें भूगोल वाला है के जोग्राफी जल संसाधन कर अभ्यास कर सवाल जवाब। रटते नहीं ठोकते कहते। देख पहला है ऑब्जेक्टिव वाला है कि नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत करे है। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, फिर अधिक वर्षा का अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, फिर अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल स्रोत, फिर कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो सूचना के आधार पर तो देखिए कर उत्तर है के पहला कर हुई जी जल की कमी से प्रभावित, जल की कमी से प्रभावित में ख ग और घ हुई जी। ठीक, फिर जल की कमी से अप्रभावित वाला में क हुई, माने ख ग और घ जो है नी ये गलत जल की कमी से प्रभावित सॉरी, और जल की कमी से अप्रभावित वाला में सिर्फ क हुई, अधिक वार्षिक और वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, ये तो समझ में आएगा लग है। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले परंतु अधिक, चल ठीक है। दूसरा नंबर में देखा निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना में दिया गया तर्क है नहीं। देखो बहुत उन क्षेत्रों में जल आती है जहाँ जल की कमी होती है या जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, फिर बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, फिर हमारे उपयोग एवं घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो कौन वाला है, तो इसका उत्तर ग नंबर है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है ये वाला। ठीक है, अब तीसरा में है यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें गलती पहचाने और दोबारा लिखें। देख शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उसकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। तो क्या कर उत्तर है जी, शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में बाधा डाली है। ठीक है, फिर दूसरा नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने में उनका प्राकृतिक बहाव और प्रभावित नहीं होता। नदियों के बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिससे तलछट बहाव खत्म हो जाती है। ठीक, फिर तीसरा देख यहाँ कुछ गलत वक्तव्य, इनमें गलती पहचाने और दोबारा लिखें। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। तो ये गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर किसान भड़क उठे। फिर है आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर में उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा संग्रह लोकप्रिय हो रहा है। तो इकर में है लोकप्रियता कम हो रही है। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर नहीं उपलब्ध। ठीक है, फिर दूसरा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। 30 शब्दों में देखा है। ठीक है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल के बारे में प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता, हम इसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या
घरेलू कामकाज में किया जाता है तो इससे जल दूषित हो जाता है, किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है, माने पानी का दोबारा इस्तेमाल कर सके। ठीक, फिर देख दूसरा, जल दुर्लभता क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो आवश्यकता की तुलना में स्वच्छ जल की कमी होना जल दुर्लभता कहलाती है। तो इसका कारण है अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, फिर जल का असमान वितरण, फिर वर्षा की कमी, फिर जल का अतिदोहन, औद्योगिकरण और शहरीकरण में वृद्धि आदि। यह जल दुर्लभता है कर मुख्य कारण ये सब है। माने कमी, पानी कर कमी कैसे हुई है नहीं, स्वच्छ जल कर कमी है नहीं, इके कहीं दुर्लभता, जल दुर्लभता। तो इतना कारण है, जनसंख्या बढ़ते, अंधाधुन इन्होंने वितरण करते हैं, पानी वर्षा कर कमी है, ऐसा मन है। फिर देख तीसरा है, बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। बहुउद्देश्य परियोजनाओं से क्या लाभ है? सिंचाई, विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन तथा मत्स्य पालन आदि। ये फायदा होलक बहुउद्देश्य परियोजना से, ये सब फायदा है। ठीक, सिंचाई, बहुत विद्युत बिजली उत्पादन है नहीं, घरेलू उपयोग, औद्योगिक उपयोग, घरेलू उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन माने नौका संचालन और मछली पालन, ये सब है नहीं, ये सब फायदा है बहुत। और इकर से हानि देख, लोगों का विस्थापन होना, नदी जलीय आवासों में भोजन की कमी, जलाशय की तली में तलछट जमा हो जाना तथा प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होना आदि समस्याएं उत्पन्न होता है। लोग ही से होने जाते हैं है नहीं, नदी जलीय आवासों में भोजन की कमी है, जलाशय में तली में तलछट जमा हो जाना, हेठे गर्दा गहिर जहिर जमा होते। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है। राजस्थान के अर्धक शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? उदाहरण कीजिए। राजस्थान के देखो, खादिन एवं जोहड़, राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क दोनों क्षेत्रों में खेतों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए गईटे बनाए जाते हैं इस टाइप का। ठीक है, जिसमें भूमि की सिंचाई की जाती है तथा संरक्षित क्षेत्र जल को कृषि के कामों में प्रयुक्त किया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादिन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहई इसके उदाहरण है। देख काला के पानी की इकट्ठा कर रहे हैं नहीं, ऐसा निशान बना गईटे बना है एगो। फिर देख, टाँका अथवा भूमिगत टैंक यदि सन बना है राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, माने राजस्थान मतलब बालू जहाँ है नहीं, तो बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करते थे। ठीक, इसके आधार पर एक बड़े कमरे के समान होता है एक आकार, और फैलादी घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.40 मीटर चौड़ा टाँका था। टाँका यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र के अभिन्न हिस्सा होता है, जिससे मुख्य घर अथवा आंगन में बनाया जाता था। ये घरों की ढलवा छतों का उन्होंने फोटो में देख लेनी। अब देख परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपना कर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। माने वर्षा में जो पानी आवेल नहीं ओके हमें काल के संरक्षित रखेल। तो कर तरीका देख, भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा जल संग्रहण की परंपरा तो है,
तत्कालीन समय में जल संग्रहण में उन्नत तरीकों के प्रमाण भी मिलती है। उस समय नहर, तालाब, टैंकों तथा बावड़ियों आदि के रूप में जल संग्रहित किया जाता था। तो आधुनिक काल में जल संग्रहण में इन परिस्थितियों द्वारा निम्न प्रकार जल संरक्षण एवं भंडारण किया जा रहा है। देख का कारण पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गोल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसे बहिकाएँ नदी की धाराओं का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई। सीधे सुझाव देता है ना। फिर राजस्थान में छत के वर्षा जाल को कृत्रिम रूप से विकसित कुआं जैसे टाँकों कहन में जमा कर लिया जाता है। वर्तमान समय में भी ये तरीका कारगर है। फिर पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए भी इस तरह से करते हैं। ठीक। फिर चौथा, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गाइटे बनाए जाते हैं। गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि जल को संरक्षित करके खेती के काम में लिया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इनके उदाहरण हैं। फिर आधुनिक काल में बेकार पड़े कुएं तथा हैंडपंप के माध्यम से भी छत वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर में भी एक सुदूर गांव गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घरों में जल आपूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्याख्या हुई है। उसी तरह से मेघालय में नदी के बांस द्वारा, ठीक है। फिर राजधानी शिलांग में वर्षा जल संग्रहण पद्धति प्रचलित है। इस प्रकार 15 से 25% भाग में पूरी तरह छत जल संग्रहण व्यवस्था होती है। मैंने पॉज करके डिटेल से पॉइंट लिखा है। मेघालय में नदियों झरनों के जल को बांस द्वारा, चल ठीक है, तनी छोट लिखल है लेकिन समझ में आए जी। पाठ तो खत्म हो गया, जूम करके भी देखल जा सकेला।